हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी पैनेशिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीट साइंस 200 बेस्ट एनसीईआरटी एमसीक्यूज। मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं इस सफ़र में आपके साथ देने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलिए सीधा लेक्चर पे चलते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। ये लेक्चर कंप्लीटली सीजीएल मेंस को डेडिकेटेड है। ये इस लेक्चर में हम कंप्लीट कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। मीन्स ये सिंगल ऐसा लेक्चर होगा, मीन्स आज का लेक्चर फर्स्ट है इस सीरीज का, जिसे आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ों बताना चाहता हूँ कि सबसे पुराना हमारा कम्युनिटी टेलीग्राम पे एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर के जितने भी पीडीएफ या फिर इम्पोर्टेंट कंटेंट जितने भी हैं आपको इस टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएंगे। अगर साथ में आप प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एसएससी पैनेशिया, एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनरोल कर लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस जो सीरीज लेकर के आए हैं 200 बेस्ट एनसीईआरटी एमसीक्यूज, इसके इम्पोर्टेंस की अगर बात किया जाए, आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि ये टोटल 10 लेक्चर होंगे। ठीक है, टोटल 10 लेक्चर होंगे। ऑलमोस्ट ये 10 लेक्चर हम कैसे कवर करने वाले हैं, संडे फिक्स है, एक लेक्चर संडे को आएंगे। ठीक, ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक लेक्चर संडे एंड सेकेंड जो है वेडनेसडे, या फिर आप मान के चलो थर्सडे, ये दोनों में से एक दिन आएंगे। मीन्स कि वीक में हमारा 2 लेक्चर होंगे। ठीक है, टोटल हमारा कितने लेक्चर्स होने वाले, 10 लेक्चर है। मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इससे अगर आप सिर्फ अगर इस सीरीज अगर कंप्लीट कर दें ना, इससे डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में 8 to 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये 200 का जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये सिर्फ 200 नहीं, आप इसमें 10 और बढ़ा लो, 2000 क्वेश्चन है। मीन्स कि ये 200 सीरीज जो साइंस का क्वेश्चन है ना, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। मींस कि इसमें हमने जितने भी एसएससी की पीवाईक्यूज को बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैंने कन्वर्ट करा है। मींस कि अगर इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखेंगे आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि आपको अलग से इसके थ्योरी आपको करने की नीड नहीं होगी। मीन्स कि कंप्लीट आप एमसीक्यूज के थ्रू ही आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसमें हमारा क्या क्या है, एनसीईआरटी है प्लस एसएससी या जितने भी अदर हायर एग्जामिनेशन है उसके सारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, कवर कंप्लीट सिलेबस, मीन्स कि जितने भी हमारा एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर सामने आएंगे उसको हम पहले चैप्टर्स को डिकोड करेंगे, देन फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कोर टू बिल्ड योर कंसेप्ट, मीन्स कि आप जब सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, 10 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद में आपको अलग से नीड नहीं होगी इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए। ऑप्शन एलिमिनेशन सीजीएल मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्शन एलिमिनेशन का। सारे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी करना आप सीख जाएंगे इन सीरीज को कंप्लीट जब करेंगे। इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में आप अगर बैठेंगे, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को अगर 1 मिनट भी स्किप करते हैं, मीन्स कि आपके 10 to 20 क्वेश्चन आपने मिस करा है। इस लेक्चर के बाद में सिंगल ऐसा मीन्स क्वेश्चन से नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, मीन्स कि जो टॉपिक आएंगे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कंसेप्ट का बिल्ड करूंगा, जब हो जाएंगे देन फिर प्रोसीड करें हम क्वेश्चंस के ऊपर। मीन्स कि इसमें ही इन 200 क्वेश्चंस के जरिए ही हम कंप्लीट साइंस को डिकोड करने वाले हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले चलिए कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसे विद्युत कहते हैं। ठीक है, जब जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी पिक्चर में आती है सबसे पहले नाम चार्ज का आता है, चार्ज। ठीक है, चार्ज इसे हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से। ठीक है, अगर इसे एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट का इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है, एसआई यूनिट इसका हो गया कूलम्ब। आपको इसमें ये ध्यान देना होगा, मान के चलो कि एक वायर लेते हैं। ठीक है, एक वायर है, इस वायर में काफ़ी सारे
पार्टिकल्स होंगे, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन होंगे, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे इसमें तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कि अगर क्यू को, अगर हमें किसी, अगर किसी भी, अगर कंडक्टर हो या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके अगर चार्ज को अगर निकालना हो, तो चार्ज को निकालने के लिए उसके एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस कंडक्टर में या फिर उस ऑब्जेक्ट में उसके चार्ज निकल करके आ जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इसका एसआई यूनिट कूलम्ब होते हैं, ठीक है, जिसे हम सी से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा चार्ज निकल करके आ जाएगा, ठीक। और एक चीज इसमें क्या ध्यान देने वाला है, मान के चलो दो बॉडी है, ठीक है ना, जिसका चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 हो, ठीक। अगर r डिस्टेंस पर हो तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगते हैं, ठीक है, जिसे हम F से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला है K इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r²। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। तो हम ये चार से क्या क्या ध्यान रखने हैं, इतने सारे बातों के ध्यान रखे आपसे बनेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि किसी भी चीज को फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। मीन्स अगर विंड फ्लो कर रही है तो विंड करंट हो गए, है ना, वेव फ्लो कर रही है तो वेव करंट हो गए। अगर मान के चलो इसी तरीका से मान के चलो कि ये हमारा चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें मान लो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये चार्ज जो है से इस एरिया से एक पार्टिकुलर टाइम में जितने चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है, इस रेट को ही हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं करंट, ठीक है। अब सेकेंड पिक्चर क्या आया, करंट, जिसे किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। अगर इसका एसआई यूनिट की बात किया जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। अब सिंपली मैं बताऊं आपको कि करंट मैंने क्या बताया कि पार्टिकुलर विद इन टाइम, ठीक है ना, एक फिक्स्ड टाइम में चार्ज को पार्टिकुलर एरिया से फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट। इन सिंपल मीनिंग मैं ये बताऊं कि I इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड, I इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सिंपली I इक्वल टू Q/T। मीन्स की चार्ज फ्लो करने को, रेट को ही क्या बोलेंगे, हम करंट बोलेंगे। और एक चीज इसमें याद रखना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, राइट, स्केलर क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का सेंस हो। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का सेंस हो। करंट भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपने अभी समझा चार्ज क्या होती है, करंट क्या होती है, राइट। अब चलो एक बात करते हैं, मान के चलो कि एक हम ये पॉन्ड लेते हैं, राइट, एक पॉन्ड है इस तरीका का, इसमें हम वाटर को भर दे रहे हैं, वाटर को, और ये वाटर है यहाँ तक। ये बताओ कि इधर का वाटर अप होगी कि नहीं, और फिर इधर का वाटर फिर जब अगर ऊपर लेवल हो जाती है फिर ये डाउन होगी। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इसके जो डिफरेंसेस है जब इक्वल नहीं हो जाएगा। मीन्स कि किसी भी चीजों का फ्लो तब तक पॉसिबल है जब तक उसके डिफरेंसेस क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो सेम थिंग यहाँ पे भी यही पिक्चर एग्जिस्ट करती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है से तब तक फ्लो होगी जब तक डिफरेंसेस इक्वल ना हो जाए। तो फिर कौन से डिफरेंस की बात करते हैं भाई, तब पिक्चर में नया नाम आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं, करंट के। मीन्स कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट का मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है। यहीं पे देखेंगे कि डब्ल्यू बी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये कांस्टेंट आएगी जिसका नाम आता है क्या, आर। मीन्स कि डब्ल्यू भी इक्वल टू क्या हुई, आर। और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ किसे कहते हैं कि किसी भी करंट में करंट पॉसिबल तब तक है जब तक उसके पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या आता है, रेसिस्टेंस, ठीक है, याद रखना ये क्या है, रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है। सबसे पहले, ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है आर से।
अगर इसकी एसआई यूनिट की बात किया जाए तो एसआई यूनिट इसकी क्या है, ओम है। ठीक है, अब आगे चलो, एक मान के चलो मैं 2 वायर लेता हूँ, एक वायर ये है जिसकी लेंथ एल है, ठीक, एक ऐसा वायर लेता हूँ जिसका एरिया बड़ा हो, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा हो। अगर इसके मान के चलो इधर से अगर करंट फ्लो कर रही है तो बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रही होगी सबसे ज्यादा फ्लो करने में, इसमें या इसमें? इसमें एरिया ज्यादा बड़ा है तो आसानी से फ्लो करी होगी। मीन्स कि क्या हुआ कि जहां पे एरिया बड़ा, ठीक, जहां एरिया ज्यादा है वहां आसानी से फ्लो कर रही है, जहां लेंथ जिसका बड़ा है, ठीक है, उसमें कंजेस्टेड हो रही है इसको फ्लो करने में। सिंपली मीन्स कि आर जो है, पहले हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये वायर है, वायर में करंट इधर की ओर बह रही होगी, राइट, पर इसके जो पार्टिकल जो है ना, इसको यहाँ पे पार्टिकल अगर इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ का पार्टिकल बोल रहे हैं, ये बोल रहा होगा कि भाई आगे बढ़ो, पर ना यहाँ का पार्टिकल इसे रोक रहा होगा, मीन्स कि रेसिस्ट कर रहा होगा। किसी भी कंडक्टर का या किसी भी थिंग्स का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रेसिस्ट करना ही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। मीन्स कि करंट को, फ्लो को रेसिस्ट करना ही क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। मीन्स डेफिनेशन से क्लियर होंगे। अब रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब ये चीजों मैंने यहाँ पे समझाया कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वन कहाँ पे देखें हम, लेंथ पर। मीन्स कि जहां पे लेंथ है, मीन्स कि जहां पे, यहाँ पे देखो एरिया है ना, एरिया में आसानी से फ्लो कर रहा है, मीन्स आसानी से फ्लो कर रहा है करंट, मीन्स कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका रेसिस्टेंस कम होगा ना। जैसे करंट और रेसिस्टेंस का दोनों का क्या हो गया, अगर कनेक्शन देखा जाए उल्टा हो गया ना, मीन्स के रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो करेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मीन्स कि इसका अगर फैक्टर्स देखें तो लेंथ पे डिपेंड करती है और किस चीज पे डिपेंड करती है, एरिया पर। चलो यहाँ पे समझते हैं। मीन्स कि आर जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, ठीक है, और इसे कर लो आर, ठीक है, ए। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे, हटाने के बाद में कोई ना कोई हमारा कांस्टेंट टर्म तो आएंगे। तो R इजक्वल टू, यहाँ पे एक टर्म आती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हटाने के बाद R इजक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मीन्स कि अगर फैक्टर्स की बात किया जाए कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। फैक्टर्स, फर्स्ट वन किसका था, लेंथ पर, सेकेंड एरिया पर, एंड थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स कि रेसिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब देखो जो ये पिक्चर में नया नाम आया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसे डिनोट किस चीज से किया जाता है, रो से। इसका और क्या नाम हो सकता है, इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्वेश्चन यहां से भर भर के पूछेंगे, बस आपको देखते जाना है, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब रेसिस्टिविटी को आर रो से डिनोट करते हैं, इसका अदर नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट देखा था हमने, ओम, ठीक है। पर रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर। ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, डिपेंड करता है 2 चीजों पर। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का सेंसिटिव होता है टेम्परेचर, और ये हमेशा इसका फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मीन फिजिकल थिंग्स जिसको बोल सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखो हमने रेसिस्टिविटी भी पढ़ लिया, रेसिस्टेंस भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आखिर है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर कंडक्टेंस की अगर ऐसा यूनिट की बात किया जाए, अगर ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए तो साइमन पर ओम, मीन्स की ओम इनवर्स या महो। देखो महो, इसका उल्टा करो, ओम किसका हुआ, ओम रेसिस्टेंस का, उल्टा उसका महो, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट को भी आपको ध्यान रखना है। सेम थिंग जैसे हमने देखा कि रेसिस्टिविटी का जैसे रेसिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस, उसी तरीका से रेसिस्टिविटी हमने देखा, रेसिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होती है, आपका
कंडक्टिविटी, इसको नाम दे दो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सिग्मा, जिस तरीका से रो जो था आपका, उसी तरीका से कंडक्टिविटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक टर्म आती है सुपर कंडक्टर। आखिर सुपर कंडक्टर क्या होता है? कोई भी बॉडी या कोई भी मान के चलो कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, सुपर कंडक्टर कब कहलाएगा? जब उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाए। मैंने क्या बोला? जितना ज्यादा रेसिस्टेंस करंट उतना ही कम फ्लो होगा, जितना कम रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस कि कोई भी सुपर कंडक्टर तब कहलाएगा जिसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। ए सुपर कंडक्टर दैट इज, ए कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर व्हेन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इट्स रेसिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे हम देखा जाए, सुपर कंडक्टर आपको समझ में आ गया डिफिनेशन से, जिसका रेजिस्टेंस जीरो एट सर्टेन टेम्परेचर। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछी हुई है, ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे मरकरी सुपर कंडक्टिविटी के फेज में चली जाती है? तो टेम्परेचर कौन सी है? 4.2 केल्विन, और कॉपर के लिए 40 केल्विन, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब आके बात करते हैं, मैंने रेसिस्टेंस आपको बता दिया, अब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस कर लो, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है दो तरीका से, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। सीरीज का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम, एक श्रेणी में, मतलब मान के चलो ये दो रेसिस्टेंस है ना, ये तो दो रेसिस्टेंस एक दूसरे का सीरीज में जुड़ा हुआ। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ऐसे हुआ, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये दो पॉइंट है ना, तो यहां से देख लो, एक मान के चलो ये आर ए है, एक आर बी है, इसी तरीका से आर ए है, ये क्या है मेरा आर बी है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चन या कोई भी एग्जामिनेशन क्या पूछती है, इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे देंगे आपको रेसिस्टेंस, और पूछती है इसका इक्विवेलेंट का, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जब ये सीरीज में रहेगा, सिंपली क्या करना है कि दोनों रेसिस्टेंस का सम कर देने, ठीक है। जब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल होगा, दोनों का इनवर्स ले लेना, आर 1 बाई आर ए बाई 1 बाई आर बी। ये चीजें समझ में आ गई? एक सेकेंड, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिजल्टेंट से क्वेश्चन पूछती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है? मीन्स इतना समझो कि अगर किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, या किसी भी थिंग्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से जो हीट जनरेट होती है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मीन्स करेंट का स्क्वायर कर देंगे, रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इट्स टाइम, दैट इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी। इसका H यही तो हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? मीन्स कि इसका एसआई यूनिट जो है, याद रखना, जूल होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछती है कि भाई इसके एप्लीकेशन कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है बल्ब, ठीक है, सेकेंड वन इज आयरन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक हीटर। पूछ देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि बताए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन में इसका नहीं है, एक कोई भी ऑप्शन डिफरेंट बना सकता है, बनाने के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में आप देखते होंगे कि जो रेड कलर का जब हम लाइट में अगर उसको स्विच को ऑन करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होती है ना, उसकी वायर रेड हो जाती है। तो रेड जो वायर होती है, वो वायर कौन सी होती है? नाइक्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट कि इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी वायर का यूज किया जाता है? नाइक्रोम का। इसमें क्या क्या कौन कौन से? ये नाइक्रोम क्या है? अलवाई है ना। अलवाई किसको बोलते हैं? टू डिफरेंट या मल्टीपल एक प्रोपोर्शनल में मेटल्स को मिला करके मिलाना ही क्या कहलाता है? अलवाई कहलाता है। इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं? नाइक्रोम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड फेरस, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम फोर्थ इसका एप्लीकेशन की बात किया जाए, फ्यूज कहाँ यूज किया जाता है? कोई भी सर्किट अप्लायंस में, मीन्स कि घर में जब हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है ना, तो फिर फ्यूज का यूज किया जाता है। इसका रोल क्या होता है ना, कि शॉर्ट सर्किट से बचाना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? अचानक से वोल्टेज आती है, जो भी हमारा घर में अप्लायंसेस है, लाइक टीवी हो गई, एसी हो गई,
कुछ भी हो मीन्स की वजह से खराब हो जाती है ना, मीन्स अचानक से वोल्टेज आने के बाद में उसी से उसको हम बचाते हैं। फ्यूज का जो वायर होते हैं ना, वायर हमेशा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा, फ्यूज का वायर हमेशा लो रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी, अभी हमने बताया था ना कि कंडक्टिविटी मीन्स की रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है। अगर लो रेसिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी एक दूसरे को अपोजिट है तो हाई होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका जो वायर जो होता है ना, किस चीज से बना होता है, टीन एंड लेड, टीन एंड लेड से इसका वायर बना होता है, तो SnNPP, ठीक है। हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या क्या हमने समझा, फ्यूज लो रेसिस्टेंस हाई कंडक्टिविटी, इसका वायर टीन एंड लेड से बना हुआ होता है, इसका जो हमेशा वायर होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स सिंपली आप ये समझो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट है कभी एकदम से हाई हो गया, अगर यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है ना, और आगे हमारा मान के चलो कि ये AC में ऐड किया हुआ है, अगर मान के चलो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो जैसे ही अगर करंट अगर हाई गया, इसमें अगर वोल्टेज अगर हाई गई, तो क्या होगा कि इसका जो वायर है ना से गल जाएगी, मीन्स की मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाने के बाद में आगे जो करंट है आगे फ्लो करेगी नहीं, जिससे हमारे AC क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसलिए फ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है, जिसका सिंपली फॉर्मूला क्या होती है, VI, मीन्स कि अगर वोल्टेज को अगर करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VI। जितने भी मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को रट लेना भाई, ठीक है, V=VI। अब सेकेंड चलते हैं कॉमर्शियल यूनिट का। आप देखते होंगे ना कि जैसे घरों में जो हम बिजली हम उत्पाद करते हैं, उत्पाद नहीं इन द सेंस कि मतलब हम यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, किलो वाट आवर, ठीक है, जिसे kWh बोला जाता है ना। 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 किलोवाट आवर। आपको मैनी टाइम ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मोस्टली मैंने ना कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिसिटी जितने भी कंसेप्ट पूछ सकते थे ना मैंने कर दिया। इसके बाद में कोई भी PYQ उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, आपसे बनेंगे। मजा आया? अब चलते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन समझते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सही क्या बोलते हैं हम इसको, सही कथन को पहचाने। पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड, हमने क्या पढ़ा था, R बराबर क्या होती है, रो इंटू L/A। चलो इसे हम डिकोड करते हैं। ये है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही एरिया पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा है, पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन लेंथ, बात तो सही है भाई, लेंथ पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द वायर, नो, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर, सही है क्या, नहीं। हमने क्या बताया कि डिफरेंट मटेरियल के लिए हम सबका अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, अलग अलग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सही है ना, तो ये सही हो गया। चलो DB पर लेते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने बताया क्या कि फिजिकल जो मीटर है इस पे डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ई 4 रेसिस्टर्स 3, 4 एंड 5 एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है, व्हाट इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस। हमने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज दो तरीके को, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला था, R इक्विवेलेंट बराबर क्या था, मीन्स कि जितने भी रेसिस्टेंस है सिंपली सबका सम, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं ना, 3, 4, 5 एंड 6, 4, 3, 7, 5, 12 और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। देखो ऑप्शन में 3 ओम, ये पढ़ता हूँ, if 4 resistor of 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm are connected in a series, what will be the combined resistance of 4 resistor, ठीक है ना। ऑप्शन कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, ठीक है ना, कहीं पे भी ये कर लो ना। चलो ई ऑप्शन लिख लो, 18 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1। चलो अभी रहने देते हैं, अभी तो हमने इसके बारे में नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए, इफ द रेसिस्टेंस बिकम डबल द करेंट बिकम हाफ,
क्या बोल रहा है, इफ द रेसिस्टेंस बिकम डबल द करेंट बिकम हाफ। हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू क्या था, IR, राइट। मीन्स कि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है ना, एक दूसरे का उल्टा ही तो है ना। देखो यही तो हुए ना, 1/R, एक दूसरे का है ना। ये बताओ ये 2 टाइम्स तो ये हाफ होगा, मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए 4 रेसिस्टेंस यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए रेसिस्टेंस। चलो इसको भी हम देख लेते हैं, पहले 4th ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इफ क्यू मतलब क्या है, नेट चार्ज, एन टाइम जो हमारा क्या है टी से डिनोट किया गया, देन आई इक्वल टू क्यू आई। क्या सही है क्या, क्या हमने पढ़ा था, आई बराबर क्या पढ़ा था, आई बराबर क्यू बाई टी, ये पढ़ा था ना, या ये। तो हम पहले ऑप्शन से हम देखेंगे, मीन्स कि ये गलत है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन में कि 4 ऑप्शन किस में है, ठीक है। चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बच गया 1 2 3 2 एंड 3, मीन्स कि 2 एंड 3 तो श्योर शॉर्ट है। अब 1 को हमने देखा कि देखो, अब इसके बारे में समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1, ठीक है। अब ये समझना कि एक पॉइंट ले लो, है ना, इस पॉइंट पे 2 चार्ज होते हैं, ठीक है, एक प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होते हैं, और जिसका रिजल्टेंट चार्ज 0 हो उसी को, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब 2 हुआ। मीन्स एक पॉइंट पे अगर 2 चार्ज एग्जिस्ट कर रही हो और उनका जो चार्ज हो एक दूसरे का अपोजिट हो, मीन्स एक प्लस हो और एक माइनस हो, और दोनों एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो और डायरेक्शन में भी अपोजिट हो, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस पे जो रिजल्टेंट चार्ज उसका 0 होता है। अब बताओ दी टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1, नहीं भाई 0 होती है, तो मीन्स 1 ऑप्शन नहीं होगा। मीन्स कि कौन कौन से 2 एंड 3 ऑप्शन आर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। ये बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, 2-3 देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में 4-5 मीन्स की इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले वोल्टीमीटर की बात किया जाए, ठीक है, तो वोल्टीमीटर जो है आपको वोल्टेज नापने में काम आती है, ठीक है। अगर पूछे कि वोल्टेज नापने के लिए कौन से मीटर की यूज किया जाता है, वोल्टीमीटर। एमीटर करंट, ठीक है, जिससे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से, करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, इसको याद रखना, प्रेजेंस ऑफ करंट, हमें अगर पता करना होगा कि कोई भी सर्किट दिया गया, सर्किट है, मीन्स कि कहीं पे सर्किट है और हमें यह पता करना होगा कि वहां पे करंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है, करंट है या नहीं है, तो हम गैल्वेनोमीटर से पता कर सकते हैं। मीन्स कि कहीं पे भी हम देखते हैं ना, पता करते हैं ना कि भाई इसमें करंट फ्लो है, हो रही है या नहीं हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, वोल्टेज वोल्टीमीटर से, करंट एमीटर से, ठीक है। एमीटर मीन्स कि इसको करंट को और आई से, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना क्या क्वेश्चन पूछेगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर, हमेशा ये रेसिस्टेंस चेंज कर करके पूछता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमेशा 4 रेसिस्टर को यूज करता है, यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कोई भी सर्किट डायग्राम हो, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, मेनली बस याद रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पर हमेशा याद रखना को उसमें कितने रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, 4 रेसिस्टर। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने क्या क्या, इसमें 4 रेसिस्टर होते हैं, ठीक है, और इससे हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। कोई दिक्कत, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलो, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विद द एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स, है ना, फोर्स क्या है भाई, फोर्स क्या है, जिसे हिंदी में हम बल बोलते हैं। अगर मास को अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आती है, फोर्स आती है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। इसका ऐसा यूनिट क्या होती है, kg। इसका क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं इसको, हम डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी होती है, और इसको अगेन स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा एक्सेलरेशन निकलता है, ठीक है। तो kg
मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड नीचे में होगा और इनवर्स दे देते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया। अगर इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो क्या होता है इसका, न्यूटन। ठीक, अब देखते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट हमने क्या बताया था, वर्क। वर्क समझना, कार्य किसे कहते हैं, वर्क। वर्क का ऐसा यूनिट हमेशा होता है जूल। ठीक है, और जूल किसका होता है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना पावर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो हम कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलो वाट, है ना, किलो वाट आवर, वही वाट है वहाँ पे, वो किलो वाट में था, यहाँ पे तो पावर की जो हमारा ऐसा यूनिट वाट हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें था, कूलम में, पढ़ा हमने, कूलम में। प्रेशर हमेशा किस चीज़ में, पास्कल। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है, अगर कोई भी फोर्स है ना, अगर उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं ना तो पास्कल प्रेशर कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं फोर्स। फोर्स का क्या है, न्यूटन। वन का ई देखते हैं भाई, और कहीं है क्या, ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एसआई यूनिट सारे फिजिकल क्वांटिटीज का देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। चलो दो तीन चीजों को समझते हैं। देखो एनर्जी ना, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी किसे बोलते हैं, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। शक्ति किसे, कार्य करने की क्षमता, दी टेंडेंसी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, जूल होता है। राइट, अब देखो एनर्जी बहुत तरह के होते हैं। अगर एनर्जी की बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, ऐसा वैसा एनर्जी जो मोशन के वजह से हो। ठीक है, जिसमें मोशन हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि मास को अगर वेलोसिटी का स्क्वायर से हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आता है, काइनेटिक एनर्जी। और इसका ऐसा यूनिट मीन सारे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई एनर्जी तो दो तरीका के हुए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी हो उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो हाइट की वजह, हाइट नहीं मीन्स बोल सकते हो, जो पोजीशन और शेप के वजह से, पोजीशन और शेप के वजह से जो मोशन हो, जो पोजीशन और शेप की वजह से जिसमें चेंज में जो एनर्जी आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मान के चलिए इसका एग्जांपल को देखते हैं। एक पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में जो वाटर स्टोर्ड है, मीन्स किसके कारण से हुआ, जो पॉन्ड में जो वाटर स्टोर्ड है हाइट के कारण हुआ। तो कौन से पूछेगा कि पॉन्ड्स में जो वाटर स्टोर्ड है वो कौन से एनर्जी के कारण है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें है। जैसे बोला क्या कि शेप में चेंज के कारण। ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग को मान के चलो कि स्ट्रेच कर दो, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी में मोशन के कारण तो काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। आप मान के चलो कि बुलेट निकालो। ठीक है, बुलेट मीन्स की गन, गन से बुलेट निकली, उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। आप वॉक कर रहे हो, आपके मोशन की वजह से एनर्जी है, काइनेटिक मीन्स कि जहां पे मोशन पिक्चर में आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी। चलो ठीक है, अब बात आती है मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं। तो ये दोनों को सम को, काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी को सम को ही क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलिंग कोकोनट। ठीक है, जो कोकोनट फॉल कर रहा है। ठीक है, स्पीडिंग कार, यहीं पे आ गया ना। मूवमेंट, जिस मोशन किस में है ना, इसमें भी मोशन है, इसमें भी मोशन है। रोलिंग स्टोन, इसमें भी मोशन है। एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इसमें भी मोशन है। अब ऑप्शन देखते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी तो पहले ही निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी नो, मैकेनिकल एनर्जी नो, दोनों सम होगा। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी का मीन्स की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से अगर जो एनर्जी अगर बनता हो उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। चलिए आगे। ठीक है, अब देखो यहां से एसएससी काफी क्वेश्चंस पूछता है, तो हम एक एक करके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक अप्लायंस दे देगा। ठीक है, मीन्स की एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, पूछेगा कि इसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिकल मोटर है। ठीक है ना, तो क्या देते हैं, जब हम अगर प्लग इन करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर लगा करके अगर ऑन करते हैं तो मोटर हमारा क्या होता है, घूमने लगता है। मीन्स कि किसमें चेंज हो रहा है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो गया मोशन में, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया मोशन में, मीन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो जनरेटर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पहले काइनेटिक एनर्जी है मोशन की वजह से, वो चेंज किस में हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में। अब स्टीम इंजन की बात की जाए, ठीक है, स्टीम इंजन जो है आपका, स्टीम मीन्स कि हम है ना किसी को अगर हीट देंगे ना, पहले जो ट्रेन हमारा सिंपली, जो पहले की ट्रेन कैसे होती थी, कोयला से चलती थी, कोयला से कैसे चलती थी, हम उसमें कोयला जोगते थे, मीन्स कि वहां से हीट निकलती थी, हीट प्रोड्यूस होने के कारण उसकी जो चक्का थे आगे बढ़ते थे, मीन्स की जो स्टीम इंजन जो है ऐसे हीट एनर्जी को किसमें चेंज करती है, काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है भाई, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो किस में बदलता है, लाइट एनर्जी में बदलती है, लाइट एनर्जी में, ठीक है। ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है, आप जो सेल हमारे घर में यूज होती है ना, टॉर्च में हो गए, घड़ी में हो गए, तो क्या होती है उसमें, केमिकल एनर्जी तो होती है ना, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो है से इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर मीन्स की धूप से, है ना, तो जो सन का जो एनर्जी है, तो सन का एनर्जी है, मीन्स की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, सन का जो एनर्जी है, हीट है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आपको याद हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर ये सारा, ठीक है, आगे देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने दिया था, रॉबर्ट मेयर ने, कब दिया था, 1842। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये डेट भी आपको याद रखना, ये नाम भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉबर्ट मेयर ने 1842 में, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप देखे होंगे ना भाई, यूनिवर्स में ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसा काफी मूवी में भी सुना होगा, लाइफ में भी आपने ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे, मीन्स कि नाइदर, ये सबके मुंह से सुना होगा भाई, नाइदर कैन बी, मीन्स की एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स कि ना ही इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ये तो है ना, एनर्जी मीन्स लॉस नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना कि भाई मेरा एनर्जी लॉस हो गया, भाई आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो बाहर निकल गया, मीन्स की एनर्जी लॉस नहीं हुआ, आपकी एनर्जी सराउंडिंग में चला गया, पर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहते हैं, किसके द्वारा बोला गया है, रॉबर्ट मेयर के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, क्या टर्म आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेट को हम डिकोड करते हैं, ये हिंदी में है उसका देख लेना। चलो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब आप समझ रहे हो ना, चुंबकत्व हिंदी में बोलते हैं, चुंबक। भाई एक मान के चलो मैग्नेट हम लेते हैं, एक बार ले लिए, मैग्नेट बार ले लिए, ठीक है। हमेशा पूछेगा कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी भी मैग्नेट को अगर फ्री एयर सस्पेंशन मीन्स कि हवा में एयर में लटकाया जाए तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में आएंगे, नॉर्थ एंड साउथ। पहला ही क्वेश्चन आ गया, किसी भी एयर सस्पेंशन मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। अब बताओ कि ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कि मैग्नेट है। मैग्नेटिज्म क्या है, सिंपली अगर हम मैग्नेट रखेंगे, अगर इसके एरिया में अगर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति तो है, जैसे अगर ये मैग्नेट है, अगर इसमें अगर आप आयरन लेकर के आओ या मैग्नेट लेकर के आओ, या तो आपको रिपेल करेगा, या तो आपको दूर भेजेगा, या अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि इसके सर्टेन एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो करके यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस अदृश्य शक्ति को हम कुछ ना कुछ लाइन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम से दे सकते हैं, मीन्स कि आसपास में इसके कुछ ना कुछ फील्ड होंगे ना, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, हमें ये लाइन थोड़ी ना दिखता है, पर हम इमेजिनरी अपना लाइन दिखा दिए, ठीक है। तो हमेशा पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हमेशा याद रखना ये जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ से निकलते हैं, ठीक है। मीन्स के नॉर्थ पोल, दो पोल हो गए, इसके नॉर्थ पोल हो गए, एक साउथ पोल हो गए, नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल की तरफ से आएंगे। मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है से मैग्नेट के नॉर्थ पोल से एग्जिट करेंगे और साउथ पोल में आकर करके मिलेंगे, कब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउटर से, याद रखना कि बाहरी तरफ से नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ के तरफ आएंगे। पर यही चीजें देखो यहाँ पे, पर इनसाइड मैग्नेट इनका डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट इनसाइड बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट मैंने क्या बताया कि हमेशा नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में इंटर करेंगे, ठीक है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक। तो ये हो गया। अब एक चीज को आप अगर इसको ध्यान दिया जाए तो देखो हमेशा ये क्लोज लूप बना रहा है ना, हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि हमेशा मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन जो है हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। फर्स्ट हो गया डिकोड, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखो ये कभी भी बताओ, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है क्या? नहीं करेगा। अगर कोई पूछे, सिंपली समझना, पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर डायरेक्शन पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? सिंपली जिस भी पॉइंट पर अगर बोलता हो कि अगर उसका इसका डायरेक्शन बताओ भाई, यहाँ का डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, हमेशा इसको टेंजेंट, अगर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो किसी भी पॉइंट पर, हमेशा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा उसका डायरेक्शन बताएगा। तो सिंपली अगर ये बताओ कि अगर ऐसे जा रहा होता और एक ऐसे जा रहा होगा, एक दूसरे को अगर क्रॉस किया, तो इस पॉइंट का अगर डायरेक्शन पूछता तो इसका देखो इधर और इसका डायरेक्शन इधर, क्या पॉसिबल है? क्या सेम पॉइंट पे टू डिफरेंट टेंजेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए याद रखना कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। अब देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है ना सबसे ज्यादा पोल पर होते हैं, मीन्स कि जहां पे घना हो, डेंस हो। देखो नॉर्थ पोल पे देखना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होंगे? इसके पोल पे होंगे, ठीक। और सबसे कम डेंस कहाँ पे होंगे? जहाँ पे मीन्स कि सबसे कम इसका इफेक्ट कहाँ पे रहेंगे? जितना दूर हम जाएंगे, जितना मीन्स कि रेयर रहेगा, मीन्स कि जहाँ घना हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहाँ पे विरल हो, है ना, सघन विरल हिंदी वाले समझे, ठीक है ना, जहाँ पे विरल हो वहां पे मैग्नेटिज्म कम। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। इस और दो चीजें पूछता है, ठीक है, दो नाम याद रखना, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रखना। ये देखो ये वायर ले लिए, ठीक है, इस वायर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक। जब हम किसी वायर में करंट को फ्लो करेंगे तो ये जो आसपास के जो एरिया जो दिख रहे हैं ना, आसपास के एरिया, ये जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। मींस कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन अगर पता करना हो तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मींस कि जो आपका राइट हैंड का थंब जो है से करंट के डायरेक्शन में रखना, मींस कि मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल जो थंब के डायरेक्शन में, जो थंब है उसमें करंट का डायरेक्शन रखना, करंट को रखना, और जिधर को मुड़ता हो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन बताने के लिए। सेम थिंग यहाँ पे देखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कंफ्यूजन होता है, मैक्सवेल राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमेशा दो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, समझो पहले यहाँ पे समझना। जैसे अगर हम यहाँ पे याद रखना कि ये हमारा क्या है, करंट इसमें फ्लो हो रही है कि नहीं, ठीक है, जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हुआ, जब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा फोर्स भी तो एक्सपीरियंस करेगा ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है से तीनों में रिलेशन बताता है, किसमें? फोर्स में, फील्ड में और करंट में, ठीक है, तीनों में रिलेशन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बताता है, ठीक है। इसको बेसिकली ये जो है फोर्स ऑफ करंट, मींस कि करंट का फोर्स किधर की ओर है उसको मापने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। जो थंब जो है आपका फोर्स को डिनोट करता है, आपकी ये वाले जो तर्जनी जिसे बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सबसे बड़े वाले उंगली है, ठीक है, वो आपके करंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर अपना हाथ को रखेंगे ना डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, जो बताया गया है, मतलब पार्टिकुलर इसमें डिनोट तो की गई है ना कि कौन से जो फिंगर्स है किस चीज को डिनोट करेगा, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ये बेसिकली आपको इतना ही समझना है, इसे हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हमने मैग्नेटिज्म को समझा, आगे बढ़ने से पहले चलो और कुछ समझते हैं। मान के चलो कि ये वायर है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो कर रही है। अगर हम यहाँ पे दो नीडल लेकर के आते हैं, दो नीडल लेकर करके आते हैं ना, ठीक है, ये नीडल कैसा है? मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। जब इसके अगर हम करीब लेकर के जाएंगे ना तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे,
इसे हमें क्या समझ में आता है, इसे ये समझ में आता है कि अगर कहीं पे अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर मैग्नेट को अगर हम ले करके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये किसने कहा था, सर्वप्रथम किसने कहा? ठीक है, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसी को ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है। इसने 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम निडल मैग्नेटिक निडल को अगर हम ले करके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। चलो देखते हैं, ये बार है, राइट, बार है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यहाँ से ये निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो सिंपली ये बोलता है कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं तो एक सर्टेन एरिया हम एज्यूम कर लिए, तो इस एरिया से मीन्स ऐसे समझो, यहाँ से है, ऐसे समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन एरिया में जितना पास करेगा उसी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं ना, अगर बोलेगा कि बताओ भाई इस एरिया में जितना भी, मान के चलो कि कितना 4 मीटर स्क्वायर में जितना मैग्नेटिक फील्ड पास किया, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब समझ में आ गया। एक चीज और याद रखना, मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे थे ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं? इसके एसआई यूनिट होते हैं टेस्ला, और क्या होते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो कि ईएमएफ से भी क्वेश्चन पूछा है। ईएमआई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, ओवन को यूज करते हैं, कौन से अप्लायंस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन किसे बोलते हैं? याद रखो, सिंपली एक मान के चलो कोइल है, कोइल है। अगर इसमें अगर एक बार हो, नॉर्थ हो पोल हो, साउथ पोल हो, अगर हम इसमें अगर डिफरेंट पहले अगर कम लेकर के जाएंगे, तो अगर इसमें नॉर्थ पोल अगर बार को अगर इसमें इन एंड आउट करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार 4 मीटर स्क्वायर एरिया में जाएगा। तो कभी अगर देखो, अगर इतना दूर पर हो तो देखो अभी कितना जा रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है, पर इसी को अगर मैग्नेटिक ये बार को अगर नजदीक करेंगे तो फिर काफी ज्यादा एरिया में ये कवर कर रहा है। मीन्स कि जब एरिया जैसे जैसे अगर इसको नजदीक या दूर लेकर के जाएंगे तो इसका फ्लक्स में चेंजेज होगा। फ्लक्स में चेंजेज होने के कारण ही करंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा दिया गया है? फैराडे के द्वारा। ठीक है, अब हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी को डिकोड कर दिया कंप्लीटली और मैग्नेटिज्म को भी डिकोड कर दिया। क्वेश्चन पे बोलते हैं ना, जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक, अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो न्यूट्रल पॉइंट इसको लास्ट में पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द पोल्स आर टुगेदर। मैंने बताया था ना कि पोल्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टील इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। देखो मैग्नेट भी दो तरीका का होता है, एक परमानेंट एंड टेम्पोररी। ठीक है, तो स्टील है ना सबसे मोस्ट इफेक्टिव है, ये भी सही है। ये फ्रीली सस्पेंशन मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ, बताया था स्टेटमेंट में हमने। तो इस आधार पे मतलब बी सी डी तीनों सही है। कोई है ऐसा ऑप्शन? नहीं है। एक ऑप्शन फिर टिक आउट कर देते हैं ना, ऑल ऑफ द एबव। इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी स्टेटमेंट याद रखना। तो ऑल ऑफ दिस। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलो ये मोस्ट पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए 100 ml solution contains 0.01 moles of NaOH dissolved in it. What is the pH of the solution? ये ना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट समझो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी CHSL मेंस में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन मतलब इतने बच्चों ने सर्कुलेट किया है ना। चलो हम समझते हैं, क्योंकि ये इस जस्ट थीम पर ना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं हम मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी को अदर नेम से इसे हम कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। अब मान के चलो
सोल्यूशन किसको बोलते हैं भाई? सोल्यूशन में दो चीज होते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट जो चीजें घुलती है, सोलवेंट जिसमें घुलाया जाता है, चीनी सोल्यूट, वाटर सोलवेंट। अब समझ में आ गई होगी ना? तो हमेशा यहाँ से याद रखना, किसी का कंसंट्रेशन निकालना हो या मोलरिटी को एम से डिनोट करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट पार्टिकल है उसको मोल से ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब हम मोल्स को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। बस आपको यहाँ बस ना जो चीजें बताई जा रही है ना वही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर में रखना है। अब हमें क्या निकालने को बोल रहा है? पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या बताता है? पीएच पहले याद रखो कि पीएच हमेशा क्या बताता है, कोई भी सब्सटेंस एसिडिटी है या बेसिसिटी है। एसिड और बेस को मेजर करने के लिए पीएच का यूज मान किया जाता है, ठीक है। इसका जो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से, इसका स्केल पीएच मीटर जो होते हैं कहाँ से कहाँ पैमाना होते हैं, 1 से लेकर करके 14 तक होते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालने को बोल रहा है? पीएच निकालने को बोल रहा है। मीन्स कि हमें H प्लस आयन चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अब हम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा NaOH, भाई इसमें H है कहाँ? अगर NaOH को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? Na प्लस OH माइनस आएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें pH निकालने के H प्लस आयन चाहिए, पर ये तो OH माइनस आयन है। मीन्स कि हमें पहले हमें क्या निकालना होगा? OH माइनस, मीन्स कि हमें OH निकालना होगा। मीन्स कि POH हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? POH निकालेंगे, फिर हमें pH में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, ठीक। एग्जाम में भी अगर इससे बेस क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या है, 100 ml, ठीक है। 100 ml मीन्स कि सोल्यूशन हमारे मिल गया 100 ml है तो, और हमेशा क्या है 0.1 मोल ऑफ NaOH, सोल्यूट भी हमें NaOH मिल गया कितना? 0.01। तो हम सोल्यूट पार्टिकल को लेते हैं। मोल्स कितना है हमारा? सोल्यूट पार्टिकल का मोल कितना दिया हुआ है? 0.01। तो हम पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन एकदम रट लेना आपको, ठीक है। इसको m पहले हम निकालते हैं तो कितना हो गया? मोल इसका 0.01, ठीक है। इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। अगर इसको करो, ठीक है, इधर डिवाइड करो 10, इधर करो 00, मीन्स कि क्या हो गया? 0.1 हो गया। मीन्स कि अगर इसकी मोलरिटी की बात किया जाए, इसकी मोलरिटी की बात किया जाए तो क्या हो गया? 0.1, ठीक है। अगर हम इसका क्या निकालेंगे? POH। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोल ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखना है, सॉल्यूशन को इन लीटर में नीचे रखना है, ठीक है। अब इसे हम POH निकालना है। इसको और क्या लिख सकते हैं? तो क्या 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। देखो, तो इसे हम क्या लिखेंगे? POH बराबर क्या हो गया मेरा? 10 के पावर -1। इसको कैसे सोल्व करना है? सो देखो, ये 1 है, इसको 1 को आगे रखो, ये जो भी यहाँ साइन रहेगा वहां पे हमें माइनस साइन देना है, ठीक है। ये 10 है ना, ये 10 है, ये कैसे होगा? 1 × 10 के पावर -1 है, 1 को आगे रखना है, ठीक है, माइनस को माइनस रखने हैं। 10 को हमें क्या लिखना है? लॉग लिखना है। लॉग के आगे में कितना है? 1, ठीक। अब सोल्व करते हैं। 1 माइनस लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, यानी 1, ठीक है। मीन्स कि हमने POH कितना निकाल लिया? 1। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? pH प्लस POH बराबर कितना होते हैं? 14, ठीक है। तो pH बैठा दो ना, 14 और 1 माइनस हो करके कितना आएगा? 13। सिंपली समझाता हूँ। सबसे पहले अगर किसी का भी अगर pH या POH निकालना हो, अगर हमें इसमें क्या बोल रहा है? pH, तो हमें H प्लस आयन चाहिए था। H प्लस आयन है? नहीं है। OH हमें मिल सकता है, तो हमें POH निकालना होगा। POH निकालने के लिए सबसे पहले मोलरिटी निकाल लेना, तो हमें कितना आएगा? 10 × -1। सिंपली अगर POH बोल रहा हो तो इसे लिख लेना, क्या लिख सकते हैं? इतना है। 1 को आगे लाना, जो माइनस है माइनस लगा लेना, ठीक है। इसे 10 को हम लॉग लिख देते हैं और 1 को लॉग 1। 1 माइनस लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, 1। मीन्स कि POH हमारा 1 निकल गया, तो pH 14 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 13। सेम थिंग कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे देगा। अगर मान के चलो H2O दे दिया तो क्या होता है? H प्लस, ठीक है, OH माइनस, यही तो होता है ना। कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, इसमें हमें pH भी पूछ सकता है, POH भी पूछ सकता है, तो हमें यहाँ से पकड़ना है। अगर pH अगर पूछ रहा हो तो H प्लस आयन को ढूंढना है, अगर POH बोले तो OH आयन को देखना है। आपको समझ में आ गया? रट लेना इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन पूछेंगे। Which of the following laws state that the magnitude of a induced EMF in a circuit equal to the time of rate of a change of a magnetic flux through the circuit? चलो देखते हैं।
पहले हमने फैराडे लॉ पहले कुलम्ब्स लॉ हमने देखा था, किसको बोलते हैं कि जब कोई भी चार्ज हो, दो चार्ज को एक डिफिनिट डायरेक्शन पे डिफिनिट डिस्टेंस पर रखेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगी, मीन्स कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कुलम्ब्स लॉ बोलेंगे। यही तो बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो नहीं है ना। किरचॉफ लॉ याद रखना, किरचॉफ लॉ हमेशा जो है ना इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना, मीन्स कि ये पॉइंट है ना, अगर पूछेगा कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, इन और आउट आउट हमेशा बराबर होते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट से जितना इलेक्ट्रिक करंट अंदर आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बाहर जाएगा, इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ बताता है, किरचॉफ लॉ बताता है, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का जो अलजेब्रिकल सम होता है वो जीरो होता है, वो बहुत एडवांस है। इन किरचॉफ लॉ में दो स्टेटमेंट है, पहला जितना इनपुट पॉइंट पर इन और आउट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, या अलजेब्रिकल सम इलेक्ट्रिक करंट का दो अलजेब्रिकल सम जीरो होंगे, इतना ध्यान नहीं रखना। बस याद रखना ये आपको कि किरचॉफ लॉ हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होता है, ठीक है। फैराडे लॉ हमने आपको बताया था ना, क्या फैराडे लॉ बताया तो था कि भाई अगर एक कॉइल है, इसमें अगर जो बार को अगर इसमें से इन या आउट करेंगे तो इसमें जो फ्लक्स जो डेवलप होंगे, और फ्लक्स को चेंज होने से ही क्या इंड्यूस होते हैं, EMI इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये इसी को तो फैराडे लॉ बोलते हैं ना। तो आगे इसको अब है कि लैप्लास लॉ क्या होती है भाई, तो याद रखना कि जो हमारे ब्लड में जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर्स को लैप्लास लॉ के माध्यम से, मीन्स इसको यूज कर करके मेजर करते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, और चारों पॉइंट से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें सिंगल ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा ना जिससे क्वेश्चन से नहीं पूछा है। मीन्स इस क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए ना मुझे मत बोलोगे कितनी मेहनत लगी है। What will be the average kinetic energy per molecule in SI unit for an ideal gas at a temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एसएससी ने क्वेश्चन, मीन्स कि आप मेंस में जो भी 3-4 क्वेश्चंस आपको जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री पर है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगले मेंस में आने के लिए। तो मैंने अभी आपको मोल्स वाले बताया, उसको रट जाना। सेकेंड वन ये हमेशा याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मोलिक्यूल का, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए ना तो हमेशा क्या होते हैं 3/2 KB इंटू टी। KB कुछ नथिंग बट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये भी पूछा हुआ है, एसएससी ने ये भी पूछा है कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो वैल्यू इसका होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमें क्या क्या मिल रहा है, यही तो पूछ रहा है ना। हमें यहाँ पे देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट मिल गया है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें टेम्परेचर लेना है, तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रख देंगे ना यहाँ पे 25 तो आ जाएगा भाई। ये देखो ये क्या है, केल्विन में है, और हमें आना भी किस में चाहिए, ये केल्विन में है, तो ये भी केल्विन में ही होगा, ठीक है। तो सेल्सियस से केल्विन में निकालने का क्या है, 273 प्लस जितना डिग्री सेंटीग्रेड है उसको रख दो 25, कितने हो गए 8, 7 2 9, 298 हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज में, ठीक है 3/2, और इसका कितना वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एन, और क्या इसमें हमारा कितना है 298, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ से देखो कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 में जाएगा। आप अगर इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करोगे ऑन एन एवरेज तो ये आपको ये आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻21 जूल, ठीक है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में कर पाना मुश्किल है, पर ये थ्योरी भी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना होता है 6.7 इंटू 10⁻21 जूल। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से इन्होंने क्वेश्चन बनाकर मैंने कंप्लीट ये बता दिया कि आखिर ये आता कैसे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए स्विच डिवाइस इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। बात तो सही है ना, हमने स्विच पढ़ा तो था ना, मीन्स कि कोई भी स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट को कंप्लीट करने में स्विच, फ्यूज, बल्ब ये सब पे यूज तो किया जाता है ना। तो स्विच है ना, स्विच ऑन का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का लाइन क्या हो गया,
कंटिन्यू हो गए, ऑफ का मतलब ब्रेक हो गए, तो बात सही है। द इंड्यूस्ड करेंट इन द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्टिंग अभी हमने पढ़ा था ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या था? मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल क्या बताया था भाई? वो मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए था। और लेफ्ट फ्लेमिंग है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था? करेंट ऑफ फोर्स मीन्स कि करंट किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उससे जो फोर्स इंड्यूस्ड हुआ उस फोर्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही क्या ये मैग्नेटिक आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं। फ्यूज वायर हैज, ये कर दो, लो मेल्टिंग पॉइंट, सही है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी, है ना, लो रेसिस्टिविटी, ये भी सही है। इन 3 स्टेटमेंट सही हो गए, है ना। अब देखते हैं ये भी 3 स्टेटमेंट। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। द इंड्यूस्ड करेंट इन द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को देखना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हाईएस्ट कब होगा, ये देखना हाईएस्ट कब होता है, जब उसके पैरेलली, जब टेंजेंट का होता है ना, ये तो पैरेलल, यहाँ देखो ऑप्शन यहाँ पकड़ो, पैरेलल नहीं, क्या होगा, जब ये टेंजेंट होगा तभी हाईएस्ट होगा। तो ये ऑप्शन मतलब कौन सा है? बी गलत है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप एंड देयर स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है ना, उसमें काफी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्ट उसके जो मतलब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछती है। और एसएससी ने अभी तक मिनिमम जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है, 8-10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां तो क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ से रट लेना। ठीक है, अल्कोहल याद रखने का, देखो यहाँ ओल इसमें आ रहा है, इसका होता है OH। ठीक है, अल्डिहाइड CHO, आपको याद रखना है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH होता है। कीटोन्स का क्या होता है? अभी इसको रहने दो। अमीन का क्या होता है भाई? NH2 होता है। ठीक है, अब कीटोन की बात किया जाए तो क्या होगा इसमें से, देख लो कीटोन का, और कीटोन का आपका हो जाएगा CO ये होता है। ठीक है, ईस्टर की बात किया जाए तो COOR। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब देखो सबसे पहले अल्कोहल कहाँ है? OH, 1 का A, चलो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। ये क्वेश्चन मैं मतलब है ना, इसमें एसएससी मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा है पर 4 ऑप्शन था, मैं ऑप्शन बढ़ा करके लिखा हूँ कि ताकि एक क्वेश्चन की चीजें ना आप मैक्सिमम चीज रिकॉल कर पाओ। भाई क्वेश्चन का क्रिएशन देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 200 अगर वास्तव में अगर क्वेश्चन कर लिया जाए ना इस बेसिस पर, मीन्स कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना या पूछ सकता है, मैं सब कुछ साथ साथ कवर करवा रहा हूँ। तो 200 क्वेश्चन अपने आप में 2000 क्वेश्चन के बराबर है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस से जो भी चीज होते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को हम डिकोड करते हैं पहले। जो भी एसएससी आज तक क्वेश्चन पूछा है ना या पूछेगा, सब कुछ यहाँ से, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मीन्स कि गैस का क्या गुण है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मीन्स कि अगर गैस का बात किया जाए ना, जो हम गैस देखते हैं वो 2 तरीका का होते हैं, एक आइडियल होते हैं, एक रियल गैस होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि गैस 2 तरीका का, आइडियल गैस एंड रियल गैस। रियल गैस, किसी भी गैस को रियल गैस कब कहते हैं? जब उसका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो उसे रियल गैस बोलेंगे। पूछेगा कि कोई भी गैस रियल गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक है कब शो करेगी? जब जिसका प्रेशर जो है सो लो हो और टेम्परेचर हाई हो। मतलब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और पूछे गए हैं। ठीक, अब हमने समझ लिया कि गैस आइडियल और रियल गैस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरा ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में जो भी क्वेश्चन है ना, हमें आइडियल गैस इक्वेशन पे ही पूछता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? चलो हम पढ़ते हैं पहले। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये होते हैं PV =
nRT, याद रखना। P मतलब प्रेशर, ठीक। और ये क्या है भाई, वॉल्यूम। प्रेशर को किस चीज़ में नापते हैं, पास्कल ऐसा यूनिट पता है ना, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में। एन को अभी रहने दो, ठीक है। एन, ये आर देख लो पहले, आर क्या है भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर का वैल्यू एसएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, और ये आपको याद रखना है। 8.314 इस पे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जूल पर केल्विन पर मोल, याद रखना। जूल ऊपर में होंगे, केल्विन और मोल नीचे में होंगे। यहां से ये क्या करता है ना एसएससी, वैल्यू तो ये सेम दे देगा, क्योंकि इतना वो भी जानता है कि टेक्निकली कैसे खेला जा सकता है, ठीक है। ये वैल्यू सबका सेम रहेगा, बस इसके साथ में खेलता है। तो जूल ऊपर होंगे, बाकी केल्विन और मोल नीचे की ओर होंगे, ठीक है। तो आर का वैल्यू हो गया। टी क्या है, नथिंग बट, ये क्या हो गया भाई, टेम्परेचर हो गया। एन इज नथिंग बट मोल, मोल को ही बोलते हैं। चलो अब याद करते हैं। अब देखो, आपने हमेशा पढ़ा होगा ना, कहाँ चला जाता है। चलो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में आपको जो होता है, ठीक है, इसमें याद रखना है स्टेटमेंट। चलो मैं डिकोड कर देता हूँ, याद रखना, हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। चलो हिंदी में लिखता हूँ। बाल्टी छाप, ठीक है, बाल्टी छाप, याद रखना। बाल्टी छाप, बाल्टी में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। टी में क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। मीन्स कि याद, हमेशा याद रखना कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, आपको इसमें एक एक को कांस्टेंट कर देंगे, और सब में क्या क्या रिलेशंस है, ठीक है। उसे एसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो क्या क्या रिलेशन है, वो 4 लॉ निकल करके आते हैं। एक एक को कांस्टेंट करेंगे तो टोटल 4 लॉ निकल करके आते हैं, ठीक है। पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ आते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या कांस्टेंट है हमें याद नहीं है, ठीक है। तो हम याद रख लेंगे ना भाई, आइडियल गैस इक्वेशन जितने भी है उसको डिकोड करने का ट्रिक क्या हो गया, बाल्टी छाप, ठीक है। बाल्टी छाप से हम डिकोड कर दिया। बाल्टी मीन्स कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर। देखो यहाँ याद रखो, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कर दिए तो पी और बी एक ही साइड में है ना, तो पी को अगर इधर साइड लाओगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल में आएगा। मीन्स एक दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। मीन्स याद रखना कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है से क्या होते हैं, कांस्टेंट होंगे। और दूसरा क्या पूछ सकता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। चार्ल्स लॉ अभी क्या होता है, छाप, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट। अब बताओ, पी भी इक्वल टू, यहाँ पे देखना प्रेशर कांस्टेंट, पी भी इक्वल टू एन आर टी कर देते हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएंगे, टेम्परेचर को। मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या देखा कि बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताते हैं, पी और भी के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो चार्ल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए तो भी और टी, क्योंकि एन ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, और फिर ये आपको कांस्टेंट मान करके पीवी एनआरटी में एन को कांस्टेंट मानते हैं, ये ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है। ये वेरिएबल टर्म बी एन टी रहे, आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रिलेशन पी और भी के बीच बताता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, बाल्टी छाप, याद नहीं आ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। गै-लुसैक लॉ में का मतलब इसमें देखना, ठीक है। गै-लुसैक लॉ में याद रखना, देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, देखो पी भी इक्वल टू एन आर टी, पी भी इक्वल टू एन आर टी में हमने क्या पढ़ा था कि बाल्टी छाप है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया था, तो इसमें अब देखो गै-लुसैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ में देखना, इसमें हमने क्या क्या कांस्टेंट कर लिया, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। अभी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, ठीक है। अब जो है से हम किसको कांस्टेंट करेंगे, टेम्परेचर को हमने चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कर लिया था, प्रेशर को हमने किसमें कांस्टेंट कर लिया था, ये देखो यहाँ पे बॉयल्स लॉ में बाल्टी से, इसमें देखो यहाँ से याद रखना, इसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, राइट। चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, राइट। अब हमें
किसकी बारी है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने की बारी है, ठीक है। तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएंगे वो एवोगाड्रो लॉ हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट वो क्या कहलाएगा, एवोगाड्रो लॉ हो जाएगा। अब फोर्थ वन कौन सा आया हमारे पास में, अब गेल-लुसाक लॉ। अब फोर्थ वन हमारा क्या आएगा, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में क्या बोलता है ना कि अगर एन कांस्टेंट, ठीक है, आर कांस्टेंट, ठीक है, एक सेकंड, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट कर दिए है ना, तो हम क्या देखेंगे, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, ठीक। तो क्या बोलेगा कि अगर सारे जितने भी पैरामीटर अगर सबको कांस्टेंट अगर कर देंगे तो जितने भी गैस हैं सबके जो मोल्स हैं इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सबके मोल जो हैं से इक्वल हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे कि मोल्स इक्वल, जिसमें मोल्स जो है सारे आइडियल गैस के इक्वल होंगे, उसको एवोगाड्रो लॉ। आपको कंप्लीट हमने डिकोड कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो PV इक्वल टू nRT। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली, सही है क्या। यहाँ से देखो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो बोला था ना कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो या मोल्स बोल लो, दोनों सेम थिंग है ना। यहाँ पे क्या देखो, PV इक्वल टू nRT है, यहाँ से देखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम इक्वल कर दिए, ठीक है, ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को भी सबका सेम कर दिए, ठीक है। एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मीन्स कि क्या हो गया, P इक्वल टू N हो गया। मीन्स कि जितने भी गैसेस हैं जितना सबका प्रेशर होगा उतना ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये कौन सा बताता है, एवोगाड्रो लॉ, ये भी सही है। द आइडियल गैस लॉ states that PV is equal to nRT where P is pressure, V is volume and N is the number of the moles, R is the gas constant and T is temperature। ये भी सही है। Boyle's law states that constant temperature the product अभी हम देख लेंगे ना कि 1 2, देखो इसमें गलत कौन सा हो गया, 1 गलत है ना, देख लेते पहले, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 2 4 को हम बात करते हैं, या 2 3 4 का हम बात करते हैं, ठीक है। 1 तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या क्या सही निकला, 2 सही है, 3 सही है, 4 ऑप्शन को हम चेक करते हैं। Boyle's law states that at constant temperature the product of pressure and volume of a given mass of gas is constant। Boyle's law states that constant temperature, मैंने क्या बताया था, बाल्टी छाप बताया था। तो बाल्टी छाप में क्या आ रहा है, BTR है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सही हो गया ना भाई। प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज कांस्टेंट, तो सही हो गया। तो मीन्स की क्या 2 3 and 4 सही हो गया इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही हो गया। ये भी डिकोड कर लिया। चलो अब आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं साउंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव दो तरीका के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होते हैं, एक याद रखना ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे होता है इसका प्रोपगेशन होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन, ठीक है, अप एंड डाउन। अगर पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो प्रोपगेशन है, मीन्स कि आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, उतना ही डेप्थ में नहीं जाना आपको, ठीक है। सिंपली देखो कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है से आगे ट्रेवल अप एंड डाउन कर करके चलते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव बैक एंड फोर्थ। तो साउंड जो है से लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ठीक है। ये वैक्यूम में, ठीक है, इन्हें जो है से मीडियम की नीड होती है, इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम नीड होती है, ठीक है। मीन्स कि जहाँ पे मीडियम ना हो, वैक्यूम में कोई मीडियम है क्या, नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। साउंड को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। यहाँ हो गया। अब चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको सबसे ज़्यादा अगर पूछे तीनों में कंपेयर कर करके, सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस होती है, सबसे ज़्यादा साउंड सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, फिर किस में होते हैं, फिर गैस में होते हैं। कोई दिक्कत, एनी कन्फ्यूजन नहीं। क्यों होते हैं भाई,
क्योंकि मैंने क्या बताया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है ना। आप सिंपली एक मैं एग्जांपल बता दूँ याद रखने के लिए, जो ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, तो उसमें जो साउंड है, अगर दूर से अगर आ रही है ना ट्रेन, तो आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। पर उसके अगर पटरिए से साउंड आती है ना उसके, ठीक है, तो रेल के पटरी से साउंड आती है, इससे हमें क्या समझ में आया कि मीन्स कि अगर गैस के थ्रू आ रही है तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, पर वो पटरी से हमें समझ में जा रही है। मीन्स कि सॉलिड में, फिर देन लिक्विड में, फिर देन गैस में, ठीक है। अब देखो इसके फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन, साउंड के डिफरेंट 3 फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, 0 से 20 हर्ट्ज से। मीन्स फ्रीक्वेंसी को सबसे तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है तो किस चीज़ में मेजर किए जाते हैं, हर्ट्ज में। हर एक लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इससे आप ना 1000 क्वेश्चन बना सकते हो जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ। इससे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, इसका ऐसे फ्रीक्वेंसी का ऐसे यूनिट हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीका के फ्रीक्वेंसी होती है, कौन कौन से, 0 से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और मोर देन, ठीक है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जो 0 से 20 के बीच में होते हैं इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होते हैं वो ऑडिबल। मीन्स के पूछता है ना, जो साउंड जो हम सुन पाते हैं ना वो इसी बीच के में होते हैं, और जो 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा होते हैं वो सुपरसोनिक। जो कुत्ता, बिल्ली और ये सब बैट ये सब जो होते हैं ना, वो इंफ्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। यहाँ से ऐसे दिन क्वेश्चन पूछा है, जो जेट का जो साउंड होता है ना, जो विमान जेट जो होते हैं वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सुपरसोनिक, ठीक है। अब देखो इससे ना और क्या पूछता है, हमने पढ़ लिया साउंड का डिफिनेशन क्या कैसे था, हमने सारी चीजें। और क्या क्वेश्चन पूछता है ना, इफेक्ट ऑन, देखो इफेक्ट ऑन साउंड, है ना, इस साउंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा डिफरेंट पैरामीटर से, ठीक है। अगर मान के चलो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ गया ऐसा कि पैरामीटर मीन्स की प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से नो इफेक्ट। अगर वायु में, अगर एयर में या सराउंडिंग में प्रेशर बढ़ा हुआ हो, घटा हुआ है, उस पर साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, मीन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यहाँ से एसएससी कितना क्वेश्चन पूछ चुके, जब पीवाईक्यूज बनाओगे या कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इफेक्ट ऑन साउंड पे कितना क्वेश्चन पूछिए। प्रेशर नो इफेक्ट, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन याद रखना। मीन्स कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, अगर याद ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जब ह्यूमिडिटी होती है ना एयर में या कहीं पे भी, तो साउंड ना ऊंचा सुनाई देता है। मीन्स कि ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में साउंड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। समझ आ गया। पिच, ठीक है, पिच का मतलब क्या होता है, तीव्र, हिंदी में तीव्र बोलते हैं। मीन्स कि आप देखते होंगे कि जो बच्चा होते हैं ना उनका पिच कम होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होते हैं ना उनका पिच ज्यादा होता है। मीन्स की कठोरता, तीव्र कठोरता। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताएं मेल एंड फीमेल में किसका पिच ज्यादा है। पिच का मतलब कठोरता, भाई एक मेल का वॉइस सुनो ना, मीन्स कि इसका पिच क्या है, पिच ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, है ना, फीमेल के रिस्पेक्ट में। इससे हमें क्या समझ में आया कि जिसका पिच ज्यादा होगा उसका जिसका पिच ज्यादा है ना, उसका जो वॉइस हो उतना ही तीव्र होगा, उसका कठोर होगा। जिसका जितना पिच ज्यादा उतना ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों और बूढ़ों में पिच फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है, तो फिर इसका हम बोलेंगे बूढ़ों में, मीन्स की पिच उनका ज्यादा हो जाता है। तो हमने कंप्लीट डिकोड कर लिया साउंड को। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं साउंड पे। इससे ना इस पे कितने क्वेश्चन, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मीन्स की इतना पढ़ लिया ना तो साउंड के कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लोगे। अब चलो पढ़ते हैं। क्लारिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें ये करना है रिगार्डिंग द डॉपलर इफेक्ट। साउंड एंड डॉपलर इफेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। चलो चुनते हैं ना। एक चीज़ और छूट रही है हमारा, चलो ये देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होते हैं। डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये मेनली फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कैसा फ्रीक्वेंसी, जब दोनों लोग मोशन में हो। मीन्स की जो सोर्स है ना, और जो रिसीवर है, अगर दोनों मोशन में हो
तो उसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी ना, वो डॉपलर इफेक्ट मीन्स कि कौन सा इफेक्ट के कारण फ्रीक्वेंसी होती है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। मीन्स कि अगर दोनों मोशन में हो, सोर्स और जो रिसीवर्स जो है ना, मतलब कि जो निकालने वाला और सुनने वाला अगर दोनों मोशन में हो, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होती है किसके कारण से, डॉपलर इफेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, आपने समझ लिया। और एक और ये क्वेश्चन है, जो समुद्र में जितने भी आप देखते होंगे ना शिप, ठीक है ना, जो डेप्थ को पता करने के लिए, कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, सोनार। ठीक है, ये साउंड में ही हमें पढ़ना है। सोनार में मेनली इंफ्रासोनिक जो साउंड होते फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, फिर बहुत सारे कंसेप्ट है, फिर उसको टकराएंगे, टकराने के बाद में वापस आते हैं, इसे हमें पता कर पाते हैं कि भाई समुद्र में कितनी गहराई है। सिंपली आपको ये सोनार से हम डेप्थ को हम पता करते हैं। ठीक है, या आगे कोई भी मतलब कैसा घटना है ना, आगे कोई भी अगर रेड अलर्ट है, उससे हम पता कर लेते हैं। चलो, तो द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, सही है क्या, सही है ना। 85 द मोलिक्यूल मूवी फास्टर देन द मीडियम, सही तो है। मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। द डॉपलर इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव्स इन द रिलेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द साउंड सोर्स ऑफ साउंड। मीन्स की ऑब्जर्वर और जो सोर्सर जो दोनों है, दोनों अगर मोशन में रहेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो कंसेप्ट आता है वो डॉपलर इफेक्ट बताता है। सही है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। ठीक है। व्हेन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू ए सॉलिड मीडियम कॉल्ड एन इको, ये सही है। इको क्या बोलते हैं आप सिंपली बताओ, इको क्या होता है, जिस हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गूंज बोलते हैं। भाई पहाड़ी एरिया में जाओ और जोर से चिल्लाने के बाद में जो आवाज रिटर्न होकर के तुम्हें सुनाएगी ना, वही इको कहलाती है। तो वेन साउंड वाज ट्रेवल थ्रू ए सॉलिड मीडियम, उसे इको बोलेंगे क्या, नहीं भाई। द रिटर्निंग ऑफ योर साउंड दैट इज कॉल्ड इको। क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के कारण होते हैं। समझ में आ गई होगी। कंप्लीट साउंड भी हमने डिकोड कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एसएससी एटलीस्ट आप 15 से 20 क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, पर मैं भाई मतलब ऐसा कंसेप्ट आपको बताऊंगा ना कि इससे बाहर मतलब नींद में भी रहोगे ना तो तुमसे ये क्वेश्चन बनता दिखेगा। एसएससी कैसा क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैचिंग वाले भी हमने करा रखा है, इसमें स्टेटमेंट वाले तो करा ही रखे हैं। और तीसरा अरेंजिंग वाले मीन्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है, अब चलो ये क्या बोलते हैं, हमेशा पहले याद रखना, फ्रीक्वेंसी और हमेशा एक होता है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, इसको हर्ज में मापा जाता है। ठीक है, वेवलेंथ ये क्या होता है, लेमडा। ठीक है, लेमडा से इसको करते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा, न्यू लेमडा होता है। आपको वो करने के लिए नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी को न्यू टाइम से अगर लेमडा से अगर करेंगे तो ये हमारा ये निकल जाता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। मीन्स की याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब चलो हम डिकोड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं, जिसमें आपको एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब जो एक्सरे जो आते हैं ना, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बोलते हैं। ठीक है, इस पे अगर चलेंगे तो काफी डेप्थ में, काफी ज्यादा लेक्चर ना लंबे चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से कि ये हमेशा ऐसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देता है। तो हमारा ट्रिक है, कैसा भी है, ठीक है, हमारा ट्रिक है, याद रखना, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, गड्डी XUV इन माई रेंज। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा जो है ना, ये अगर इसका अगर एरो ऐसे बना दो, ऐसा बना दो, तो ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग में ऐसे कर दो आप, फ्रीक्वेंसी मीन्स की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, ये घटते क्रम में, मीन्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमेशा याद रखना है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ये फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप समझ रहे हो, जैसे जैसे इधर आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। तो हम उस पर करते हैं ना गाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं, गाड़ी
गाड़ी का मतलब क्या हो गया, गामा, एक्स यू बी, एक्स का मतलब एक्सरेज, यू का मतलब अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशन, बी का मतलब विजिबल लाइट, ठीक है। और देखते हैं और क्या डिकोड हो रहा है क्या, हाँ विजुअल लाइट हो गया, इंफ्रारेड, ठीक है, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव्स, और रेंज से क्या हो गया, रेडियो वेव। अब भाई समझो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, गामा रेज का, तो गामा रेज देखो इसमें सब में से, ठीक है। सबसे कम किसका है, रेडियो वेव का, रेडियो वेव इसमें, ये ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया ना। इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ देख लेना, गाड़ी एक बी इन माई रेंज पहले लिख लेना, फिर रेंज के बाद में की रेडियो वेव का माइक्रोवेव, तो 1 के बाद में 2 किस में आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब फिर इंफ्रारेड आते हैं, इंफ्रारेड किस में है, इसमें, चलो यहीं से डिकोड हो गए। अब आज समझ में आ गया। कैसा भी आज के बाद अगर आपसे अगर फ्रीक्वेंसी के आधार पे अरेंजिंग डिसेंडिंग में अगर पूछता हो, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। और अगर इसी को घुमा देगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो आपको पता है दोनों का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कांस्टेंट विच कंबाइंस आर करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या सही है, क्या सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है, क्योंकि जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है ना, फिजिकल कांस्टेंट से कम मुश्किल से 10 से 12 इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 4 करा रहा हूँ, बाकी की लेक्चर जो आएगी ना उसमें भी 4-5 लेकर के आ जाऊंगा, तो सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं हर एक तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, ताकि ये देखो स्पीड, ताकि आप रट जाओ। स्पीड ऑफ लाइट का क्या होती है, सी 3 × 10⁸, सही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे क्या बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं, 6.61 × 10⁻11, ये भी सही है। आपको रटना है ये चीज, स्पीड ऑफ लाइट कितना, हमेशा क्वेश्चन पूछिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछे। एवोगाड्रो लॉ 6.022 × 10⁻23, ठीक है, मोल पर मोल, ये भी सही है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, नहीं ना भाई, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज दोनों पे क्या होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। अभी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, आगे वाले लेक्चर में करूंगा। बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, इस पे न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिव वाला दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक फिजिक्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स, चलो देखते हैं। कार्ल एंडरसन डिस्कवर्स 8 पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड पॉजिट्रॉन हुज मास 15 इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 90। देखो मैंने क्या बोला था, जब स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आया था, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस में स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी थ्योरी है बाय हुम, इसने दिया है एंड व्हेन, इससे ना कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं इस स्लाइड में मैं आपको 4 याद करवाने वाला हूँ। वैसे वैसे जितने भी आगे आएंगे ना उसमें मैं एक एक कर करके सारे याद करवा दूंगा, 10 से 12 इंपॉर्टेंट है। चलो, कार्ल एंडरसन, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन किसने दिया था, यहीं से याद। पॉजिट्रॉन किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल एंडरसन, सही है। कब दिया गया था, 1932 में। चलो ये स्टेटमेंट सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द थर्ड ऑर्बिट एम सेल आर 32। चलो इस पे हम देखते हैं, ठीक है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन अपने, चलो एक एक करके डिनोट करते हैं। जैसे क्वांटम नंबर, क्वांटम थ्योरी में क्या होता है कि मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बीच में क्या होती है, बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, और बाहर जो घूमते जो सराउंडिंग कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना अलग अलग सेल में होते हैं, मीन्स के सबसे जो प्रोटॉन के नजदीक होगा वो एक सेल होगा, फिर उसके बाद वाले सेल होगा, समझ रहे हो ना। ये बीच में अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, सबका अलग अलग नाम दिया गया सेल के नाम से। ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना आपका इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में से याद रखना n स्क्वायर 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इनडिफिनिट कौन कौन सेल में, 2n स्क्वायर। तो देखते हैं ना,
तो हमेशा याद रखो KLMNN। तो K में जो n बराबर 1 रखना है, 1 2 and 3 रखना है, तो कहाँ आ रहा है KLMNN आ रहे हैं, तो m में तीसरा नंबर पे है, तो कितना वैल्यू रखना है, 3 रख करके देख रहे थे ना, 3 3 9 9 दूनी के 18, पर यहाँ दिया हुआ क्या 32। ये स्टेटमेंट गलत है। आप समझ में आ गया ना कि K में कितने होंगे, L में कितना होगा, मैं आपको निकालने के लिए भी सिखा दिया। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सही तो है भाई। मास नंबर किसको बोलते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसे जेड से डिनोट करते हैं, एक होता है मास नंबर जिसे ए से। मास नंबर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों रहेंगे, उसे मास नंबर डिसाइड करते हैं। और जेड नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे है ना, जैसे हीलियम मान लो, ठीक है, तो हीलियम जो इसका पूछते हैं ना कि एटॉमिक नंबर कितना है, भाई 2 है, तो 2 कहने का सेंस कितना हो गया कि मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। मास नंबर क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हो जाते हैं, ये तो सही है। द रिलेटिव चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन आर +1 and 0। प्रोटॉन पर तो +1 तो होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर क्या होते हैं, 0 चार्जेज होते हैं, ठीक है, सही है। तो क्या पूछा है ऑप्शन विच करेक्ट है, करेक्ट, तो कौन कौन से करेक्ट हो गए, 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है, 2 गलत है, 2 वाले, ठीक है, तो 1 3 and 4 ऑप्शन सी, ठीक है, समझ आ रही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ अल्कलाइन अर्थ मेटल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। देखो पीरियोडिक टेबल पे धीरे धीरे जब 10 सीरीज आएंगे ना, तो इस हम कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक है, 4-5 ग्रुप के नाम याद रखने होंगे, और उसको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें आपको एलिमेंट्स जितने भी है उसको भी याद रखना हो। जैसे फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, याद रखने हैं आपको। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यही बोल रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब कि नीचे की ओर ऐसे, देखो ऐसे याद रखना कि बीच में मान के चलो कि न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे अगर दूरी बढ़ेगा ना, जैसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वही पूछ रहा है इसमें से कि ऊपर में सबसे क्या होता है सेकेंड ग्रुप में, ठीक है, बेरिलियम होता है, फिर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, फिर क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, यही तो होते हैं ना। देख लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर लास्ट में रेडियम होते हैं, तो बी, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 1 का दे दिया, बताया ना कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो याद रखना आपको एटलीस्ट 5-6 ग्रुप का। डी जो SPDF जो होते हैं, एस ग्रुप और P ग्रुप के आपको ग्रुप का नाम याद रखना उसके मेटल को। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज पीरियोडिक टेबल नोट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द गिवन नेम, ठीक है, देखते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अभी हमने बताया, यस बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप 17 ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 18 बताओ क्या बोलते हैं। ग्रुप 18 को कौन सा नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना सारे लोग, ठीक है। और ठीक, और देखो ग्रुप 11 को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ग्रुप 11 को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, जिसमें क्या आएगा, कॉपर, AgAu। नहीं भाई, ये तो P है ना, ये तो P ग्रुप के मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में कौन सा आते हैं, D ग्रुप पे आते हैं, ठीक है, D ग्रुप का आते हैं, तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों होंगे। सही है, ये गलत है हमारा, तो मैंने पिक कर लिया एक में। तो इससे समझो कि कितने सारी चीज़ें याद रख रहे हैं। हमेशा कभी पूछेगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलेंगे, सेकेंड ग्रुप को, कभी पूछेगा अल्कली मेटल किसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। न्यूटन प्रोपोज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इन 1687, सही है। मैंने क्या बोला था, साइंटिस्ट गिवन बाय हुम एंड व्हेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय हुम एंड व्हेन। तो न्यूटन ने दिया था ना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसको रटना आपको, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मैक्सवेल ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिया था उन्होंने, ठीक है। लुइस दे ब्रोगली प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, सबने जानते हैं, आइंस्टीन
आइंस्टीन ने, तो ये नहीं होगा। एवोगाड्रो लॉ वाज प्रोपोज्ड बाय एवोगाड्रो, ये नाम से ही आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि एसएससी ने अलग अलग एग्जामिनेशंस में वो पूछे हुए हैं कि हु, ठीक है, व्हेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे देखे विकल्पों में से भौतिक सूत्रों और उनके संबंधित भौतिक मात्राओं की बीच गलत जोड़ों की पहचान करें। ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं भाई। मेनली इसमें ये बोल रहा है ना कि जो फॉर्मूला है कौन सही है कौन सा गलत है। E = mc स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सही है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले इस पे देखते हैं। F = ma, स्टार्टिंग में बताया था। फोर्स = मास टाइम एक्सेलरेशन, ये से। V = IR हमने पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या पढ़ा था अभी? काइनेटिक एनर्जी का क्या पढ़ा था? हाफ इंटू मास टाइम इट्स वेलोसिटी का स्क्वायर, ये था ना। इसका ऐसा यूनिट क्या था? जूल था। तो ये गलत है। वेलोसिटी का क्या होगा? स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी से ही मिलता जुलता होता मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, जिसको P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा हमारा टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस। ये टॉप 20 क्वेश्चंस सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये इससे 300-400 क्वेश्चंस बना सकते हो। अब जब आप अगर यहाँ तक देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अगर ये 20 हमारा टोटल 10 लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर 10 लेक्चर्स अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो फिर अलग से आपको ना ही क्यूआईक्यूज करने की नीड होगी या किसी भी चीज़ लेक्चर देखने की नीड होगी। मैं कंप्लीट एमसीक्यू के जरिए ही आपको सारा का सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा बने रहना इसके साथ में। ठीक है, जाने से पहले मैं बता दूं कि देखो हमारा CGL CHSL 2024 मेन सीरीज है जो करके इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी अब लिमिटेड सीट बची है। इसको आपको अगर इनरोल करना होगा तो आपको एसएससी पैनेशिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, उसमें जाओगे स्टोर टैब में जाना है, स्टोर में। ठीक है, स्टोर में जाना तो मेंस बैच होगा CGL, ये लिखा हुआ होगा CGL CHSL 2024 मेन सीरीज, उसमें जाकर के इनरोल कर लोगे। तो इनरोल करके टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, कंप्लीट फीचर आपको टेलीग्राम पे भी दी गई है, आप मस्ट है आप वहाँ पे जुड़े। अब मैं बता दूं, मैं कुछ लोगों पूछ रहे थे कि सर कैसे क्या चलने हैं जीए के, स्पेशली एटलीस्ट जीए को बता दो। ठीक है ना, तो हमारा मंत्रा क्या है कि 60+ कवर करने हैं, 60+ नंबर लाने हैं विद द कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर। क्या है कैसे है, मैं एक वीडियो हमने स्ट्रेटजी के ऊपर लाई है, कंप्लीट वहाँ पे देख लेना। स्टेप 1 मीन्स की टोटल हमें से याद रखना कि 2 से 2.5 आवर्स की, मतलब 2 से 2.5 घंटे की डेली की जीए की शेड्यूल होगी। फर्स्ट के हम मतलब 7 डेज में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम खत्म कर देंगे। 1 से 4 दिनों में हम थ्योरी एंड PYQs पे काम करेंगे। मीन्स कि आपको 1 शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, या आपने अगर लेक्चर आपने को नहीं करना है तो मैं थ्योरी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या आपने बना रखा होगा नोट्स तो वहाँ से रिवाइज कर लेना, साथ साथ में उसके PYQs लगा लोगे। PYQs लगाने के बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, प्रैक्टिस एंड मास्टरी कैसे बन सकते हो, इतना करके आप 60% स्कोर हो गए। जो 40% स्कोर लाने हैं वो नेक्स्ट 3 डे में, असली जो गेम यहाँ पे होने वाले हैं वो आपको मैं क्या करूंगा, पार्टिकुलर जितने भी चैप्टर है ना, क्लास 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पर अगर उसे एमसीक्यू के अगर फॉर्म में पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है ना भाई। हाँ, ये पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो मैं सारे चैप्टर का एमसीक्यू के फॉर्म में दे दूंगा। और याद रखना कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। अगर ये 3 चीज़ करोगे ना, अगर ये 3 चीज़ें कर लिया ना, तो भाई मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी पैनेशिया मॉक जो इनरोल करेंगे उनको, जो भी जैसे अभी क्लास 1 है इनके भी क्वेश्चन आपको मॉक के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसमें टोटल इंडिविजुअल चैप्टर से 100 क्वेश्चन से लेकर के आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसका खासियत यही है कि सारे उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सारे PYQs रहेंगे, सारे थ्योरी रहेंगे। मीन्स कि ये 100 क्वेश्चन से लास्ट मिनट में लगा लो और उसको एनालिसिस अगर डीप में अगर कर लेते हो ना, तो फिर आपको ना ही एनसीईआरटी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना थ्योरी और ना ही फिर PYQ। मीन्स कंप्लीट 100 क्वेश्चन से आप तीनों चीज़ें कवर कर लेंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन से। और जब क्वेश्चन से अगर एग्जामिनेशन में आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता रखा है कि मंत्रा टू गेट 60+। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अगर कहीं से लेक्चर कर रहे हो तो सिर्फ यहाँ तक छोड़ देंगे लोग, थ्योरी PYQs करोगे। पर ना ये चीज़ें आप स्किप ना करो तो आप इस बैच में आ सकते हो। ठीक है, तो हमें दीजिए इजाज़त। ठीक है, थैंक यू। जो भी क्लास कैसा लगा हो, क्या क्या आपकी सजेशंस है, आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका कोशिश करूँगा जवाब देने की। ठीक है, फिर फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।